हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। लो जी, पाजी आ गए वापस से अपने हैशटैग्स लेके और आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बल्ले बल्ले करवाने। अरे भाई, पाजी के वन शॉट्स को बहुत सारा मोहब्बत और बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया है, तो पाजी ने सोचा क्यों ना उसी मोहब्बत को एक नया रूप दिया जाए। और यहां पर पाजी लेके आ गया है आप लोगों के लिए एनसीईआरटी हिट लिस्ट सीरीज। हाँ भाई, ये कोई कॉमन सीरीज नहीं होने वाली है जहां पर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा रहे होंगे। पहली चीज, ये एनसीईआरटी की हिट लिस्ट है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम बार आते हैं एंड ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़ते वक्त बच्चे मैक्सिमम टाइम्स गलती कर देते हैं। बस एक छोटी सी चीज मिस कर देंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बस पाजी ने सोचा क्यों ना एक यूनिक सीरीज बना दी जाए इस चीज पे कि पिछले 14 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने गलतियां देखी हैं, जो मैंने देखा है कि टॉपर स्टूडेंट्स भी मिस आउट कर जाते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इस एनसीईआरटी हिट लिस्ट में। अब ये जो सीरीज है ये बोरिंग नहीं होने वाली है दोस्त। अब पाजी को भी एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि उसके जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह नहीं देख रहे हैं बल्कि इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो हम यहां पर डिस्कशन करेंगे ऑफ द गिवन डेटा, ऑफ द फॉर्मूलाज या फिर कोई थ्योरी क्वेश्चन और उसका क्या लिखेंगे हम कीवर्ड्स। आपको वो आंसर्स और वो कीवर्ड्स कमेंट बॉक्स में डालने हैं और जितने ज्यादा कमेंट्स आप डालते जाएंगे उतनी जल्दी मैं अपने अगले चैप्टर्स रिलीज करते जाऊंगा। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं एनसीईआरटी हिट लिस्ट की ये ब्यूटीफुल सीरीज पाजी के साथ। तो सबसे पहले, जैसे कि पाजी आपके लिए एक यूनिक माइंड मैप लेके आता था, इस हिट लिस्ट सीरीज के अंदर पाजी आपके लिए लेके आएगा एक यूनिक सा एनालिसिस। हाँ भाई, ये पाजी के एक्सपीरियंस और बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स का सीरीज है। तो वहां पर हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक यूनिक एनालिसिस। अब उस एनालिसिस के अंदर अगर आप नोटिस करो तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर यू विल सी दैट ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। अब आप कोई भी बोर्ड से हैं, कोई भी स्पेसिफिक बोर्ड में यहां पर मेंशन नहीं करना चाहूंगा, बट यस, मेजरली ये जो एनालिसिस है वो सीबीएसई के पेपर्स को देखते हुए किया गया है। ओके, तो अगर आपका बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करता है और एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछता है, वो आप अपने पीवाईक्यू ट्रेंड्स में देख सकते हैं, तो आप ये एनालिसिस फॉलो कर सकते हैं। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, इस पूरे चैप्टर के लास्ट 2 सेक्शन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एब्नॉर्मल मोलर मास। और लॉजिक भी है यार, क्योंकि इनके अंदर आपके चैप्टर के पहले के सारे फॉर्मूलाज जो है वो चेक हो जाते हैं। तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपके यही 2 टॉपिक में से मेजर क्वेश्चंस होंगे। फिर अगर आप नोटिस करेंगे यहां पर एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज अगर आप देखेंगे तो अगेन सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले पार्ट में से ही है, लेकिन उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज कम्स फ्रॉम दिस पार्ट, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर। हाँ, अब आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर पे बहुत एकदम लल्लू से एकदम मजेदार से एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन यार पूछते तो हैं, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट, हेनरीज लॉ और उसकी एप्लीकेशन के बेसिस पे, जहां पर बेंड्स आ गया, एनॉक्सिया आ गया। अरे पाजी, ये सब क्या बोल रहे हो? अरे भाई, वन शॉट जाके देखो ना पाजी का, उसके अंदर पाजी ने सब डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो थ्योरी है वो हमने वन शॉट में कंप्लीट की। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, और वो भी सारे नहीं, बस वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस जहां पर आपको पढ़ने में गलती होगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि इस क्वेश्चन में करें क्या, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अब बहुत खूबसूरत इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे अगर आपको दिख गया तो आप पढ़ सकेंगे और देख सकेंगे कि यहां पर मैक्सिमम टाइम्स क्या गलती हो सकती है। अब देखो, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जहां पूछा क्या है, मोलैरिटी पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर चीज बता देता हूं कि हमेशा गिवन डेटा लिखो। देखो, अपने को क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सल्यूट दिया हुआ है विच इज 30 ग्राम्स, ठीक है बच्चा। ओके, ईच ऑफ द फॉलोइंग, सो 30 ग्राम्स इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया गया, दैट इज नथिंग बट 4.3 लीटर्स। ओके,
अब बच्चा बोलते हैं सर फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है मुझे मोलैरिटी विच इज नथिंग बट गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। अगर ये चीज ml में है तो वो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है ना। तो फॉर्मूलाज तो यार आप लोगों को अब याद हो जाए, यू आर वेरी क्लोज टू द बोर्ड एग्जामिनेशन, सो henceforth फॉर्मूलाज आर वेरी मच प्रिटी मच इन योर हेड। लेकिन यहां पर जो मैक्सिमम टाइम्स गलती करोगे वो ये करोगे कि आप मास तो 30 ले लोगे, मोलर मास कैलकुलेट करते वक्त अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी 4.3 ले लोगे, लेकिन ये मोलर मास कैलकुलेट करते वक्त आप एक बहुत अतरंगी मिस्टेक करोगे। आप कोबाल्ट का मोलर मास लोगे, ठीक है, मोलर मास कैलकुलेशन करते वक्त आप कोबाल्ट का मोलर मास लोगे, फिर आप नाइट्रोजन के मोलर मास को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ऑक्सीजन के मोलर मास को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और आप इस पूरी चीज को मोलर मास की वैल्यू में डाल दोगे। बस यहीं पे गलती हो गई बच्चा, पकड़ लिया एग्जामिनर ने। देखो यहां पर .6H2O दिया हुआ था, तो आपको यहां पर 18 into 6 भी ऐड करना था। दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब यार पाजी यहां सॉल्व करने नहीं बैठ रहे और एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आहा सर गूगल करो सब मिल जाता है, लेकिन पाजी के यूनिक स्टाइल में जहां पर पाजी आपको गलतियां बता रहा है वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। सो प्लीज बने रहिए। और पाजी के वीडियोस का एक रूल है कि पेन और पेपर आपके सामने होना चाहिए, नहीं तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। बंद कर दो इस चीज को और एंजॉय करो। अगर वीडियो देख रहे हो तो पेन और पेपर लेके बैठो, गलती नोट डाउन करो कि भैया .6H2O ऐसा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो तो उसको मोलर मास में ऐड करना है और फिर यहां वैल्यू रखनी है। इज दैट क्लियर? इज सच अ सिंपल क्वेश्चन बट येट चेक्स सो मेनी कॉन्सेप्ट्स, राइट। फिर देखो इसी का बी पार्ट बड़ा अतरंगी, ऐसे ही बच्चा क्वेश्चन देखता डर जाता है, अरे बाप रे ये क्या दे दिया। हाँ तो अगेन पाजी ने क्या बोला है भैया, गिवन डेटा निकालोगे पहले आप, तो देखो गिवन में क्या है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, तो आपको एक सोल्यूशन दिया है, उसका मोलैरिटी दिया है 0.5 मोलर, उसका वॉल्यूम दे दिया है 30 ml डाइल्यूटेड टू 500 ml, तो ये V1 हो गया और V2 न्यू वॉल्यूम 500 ml। क्लियर है बच्चा? अब वो बोल क्या रहा है कि जैसे ही आपने इसको डाइल्यूट किया और 500 ml तक ले गए, आपको ढूंढना है, आपको फाइंड करना है नया मोलैरिटी। सो ये M1 हो गया और नया मोलैरिटी आपको ढूंढना है। करेक्ट है बच्चा? तो ऐसे के लिए पाजी आपके लिए एक यूनिक फॉर्मूला लेके आया है। अगेन इट इज अवेलेबल एवरीवेयर, बट सिंस आप पाजी की वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से समझते हुए लॉजिक को समझो कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये है आपका डाइल्यूशन का फॉर्मूला। इज दिस क्लियर? अब इस डाइल्यूशन के फॉर्मूला के अंदर आपको क्या करना है, आपको M1 की वैल्यू डालनी है, V1 की वैल्यू डालनी है, M2 आपको ढूंढना है और V2 आपको दिया है। करेक्ट है? सो अगर एक बेस सॉल्यूशन उसका कुछ वॉल्यूम लेके उसको डाइल्यूट कर दिया जाए टू अ न्यूअर वॉल्यूम, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब मैक्सिमम बच्चे बाबा ध्यान से देखना, हैशटैग पाजी गलती, हाँ तो हैशटैग पाजी गलती भैया ध्यान दीजिएगा। सो हैशटैग पाजी गलती ये है कि आपको V1 जो है वो मिलीलीटर्स में दिया जाएगा और V2 जो है वो लीटर्स में दे देगा। अब बच्चा बोलता है यार पाजी ने सिखाया तो था M1V1 इक्वल्स टू M2V2, है ना। अब उस M1V1 इक्वल्स टू M2V2 के अंदर हमने क्या किया, हमने बेसिकली इसके अंदर V2 को 5 लीटर कर दिया और V1 जो है वो 30 ml दिया हुआ था, तो बस वहीं पे गलती हो गई भैया। आपको दोनों को एक वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। इज दैट क्लियर? इजी है ना। तो ये है हैशटैग पाजी गलती ऑफ दिस इक्वेशन। परफेक्ट। चलो आगे बढ़े, यहां पर आगे बढ़ते हैं। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगेन ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, तो आपको ढूंढना क्या है, यूरिया का मास ढूंढना है, राइट। तो मैं यहां लिख देता हूं कि भैया हमें यूरिया का मास ढूंढना है।
कब ढूंढना है? ढूंढना है जब आपके सॉल्यूशन का मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2.5 kg दिया हो और आपकी मोलैलिटी 0.25 होनी चाहिए। ठीक है, जब ये कंडीशन हो तब यूरिया का कितना मास चाहिए, ऐसा वो कहना चाह रहा है। तो हमने क्या किया? हमने भारी गलती किया। अब देखो, गलती में सबसे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला तो बच्चे सही निकाल लेंगे। क्या निकालोगे? मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अच्छा, अगर ये ग्राम्स में लोगे तो ऊपर 1000 का फैक्टर आ जाएगा, वो बच्चा बच्चा जानता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं जानता है तो यार वन शॉट देख लो ना बाजी का, मिल जाएगा यार उसमें, है कि नहीं। अब यहां पर जो गलती होने वाली है वो मैं बता रहा हूं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने मास ऑफ सॉल्यूट को x मान लेना है। ओके सर, ठीक है, वो तो याद रहेगा। मोलैलिटी अपने को 0.25 दी हुई है ना, और मास जो है वो x हो गया है, और यूरिया का जो मोलर मास होता है वो 60 होता है। देखो ये पाजी को याद है, आप भी याद रख लोगे तो कैलकुलेशन फास्टर हो जाएगी। और यहां पर होगी हैशटैग अल्लाह पाजी गलती, आ गया ना गलती, यहां पर होनी है गलती। अब गलती क्या है बच्चा? देखो, आप यहां पर 2.5 रख के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अच्छा, ये केजी में ही है तो ऊपर 1000 का फैक्टर रखने की जरूरत नहीं है। आप ये रख के सॉल्व करोगे, x का वैल्यू आएगा विच विल बी वेरी नियर टू द एक्चुअल आंसर, बट एक्चुअली में वो आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मास ऑफ सॉल्यूशन है और हमें मास ऑफ क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए। तो आप क्या करोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए आप सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस करोगे। तो भैया सॉल्यूट का मास माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001x, है ना। क्यों 0.001x क्यों हो जाएगा? अरे क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट को हमने x माना है, देखो ये रहा, है ना, और ये x ग्राम्स में है। इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो 0.001x हो जाएगा। अब 2.5 माइनस 0.001x इसको यहां रखना है। सो दैट विल बी योर पाजी गलती फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब सॉल्व फॉर x है भैया, है ना। अब सॉल्व फॉर x है। अब जब आप x सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आई थिंक 37 ग्राम्स के करीब आना चाहिए। कुड बी रॉन्ग। अरे भाई कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल मुझे क्या कर सकते हैं? टारगेट कर सकते हैं कि सर ये गलत है आंसर तो x का ये आ रहा है। और मैं पहले भी बता चुका हूं, पाजी यहां पर टाइम वेस्ट करेगा नहीं, पाजी बनाएगा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस जिसके अंदर वो आपको ये रियलाइज करवाएगा कि देखो क्वेश्चन पढ़ते वक्त मिस्टेक क्या होने वाली है, गलती क्या होने वाली है, और यहां की गलती ये रही, है ना। और ये भैया बोर्ड एग्जामिनेशन का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में है। क्लियर है? चलो देखे नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट 1.6। भाई वंस अगेन वेरी क्यूट क्वेश्चन है। H2S a toxic gas with a rotten egg like smell। अले यार स्मेल में मत खो जाओ यार, यहां देखो, is used for qualitative analysis if the solubility of H2S in water। अब मजेदार क्वेश्चन ये है कि आप यहां पर नोट करना चालू करो। If the solubility of H2S in water is 0.095 मोलल, ये मत भूलना, ठीक है। सो गिवन डेटा के अंदर भाई ने क्या दिया है हमने को? देखो भाई ने दिया है मोलैलिटी 0.195 मोलल। ओके, कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। चलो भैया हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब मुझे KH की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर आई नीड टू फाइंड KH वैल्यू ओवर हियर। ओके, तो बच्चा बोलता है सर आपके वन शॉट देख के आए हम लोग, हैं बाजी, आपने उसमें हेनरीज इक्वेशन हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई है, और वो हेनरीज इक्वेशन ये बोलती है दैट P ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना। पक्का इजी? हाँ। अब बच्चा बोलता है सर एक मिनट, यहां पर इक्वेशन एक है और अननोन दो है सर, KH भी नहीं दिया है और P ऑफ गैस भी नहीं दिया। मोल फ्रैक्शन कहां दिया है भाई? मोलैलिटी दिया है ना। तो देखो यहां पर तीन गलतियां होने वाली हैं। सो हैशटैग पाजी गलती, अल्लाह तेरी तो पाजी गलती। सबसे पहले यहां पर मोलैलिटी का सीधा इक्वेशन रख के आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, विच इज गोइंग टू बी रॉन्ग। भैया मोलैलिटी का मतलब क्या होता है?
मोलैलिटी का मतलब होता है कि मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो 0.0195 से हमें यह पता चला कि मोल्स ऑफ सल्यूट जो है वो 0.195 है, जिसको आप 0.2 लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रोक्सीमेटली टू 0.2। और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो आपका बेसिकली 1 kg होगा, और 1 kg को मैं 1000 ग्राम्स ले सकता हूं। इसको डिवाइड बाय 18 कर दूं तो ये वैल्यू याद रख लेना 55.5, बहुत काम आएगी, बहुत जगह पे यूज होगी, ठीक है। अब ये थे आपके मोल्स ऑफ सल्यूट और ये था आपका मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस वैल्यू से आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे, दैट इज मोल्स ऑफ सल्यूट बाय मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये तो हमने सॉर्ट किया आपके लिए, ठीक है। हैशटैग पाजी गलती नंबर 1, मोलैलिटी नहीं रख देना, आले मुन्ना भैया, मोल फ्रैक्शन ढूंढना है उसमें से, ओके। फिर हैशटैग पाजी गलती 2, ओके, हैशटैग पाजी गलती 2। इस इक्वेशन में क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप आंखें खुली नहीं रख रहे हो, आप अपना दिमाग खुला नहीं रख रहे हो। अरे भाई, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो तो सही बबुआ। अगर आप देखोगे तो प्रेशर भी उसने दिया हुआ है। सौर क्या बात कर रहे हो? हाँ, इनडायरेक्टली दिया है ना, एसटीपी। ओए मुन्ना, एसटीपी, हाँ, इसका क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और उससे हमें पता चला कि पी ऑफ गैस इज 1 बार। अल्लाह तेरी, तो ऐसा छुपाएगा, लेकिन पाजी से नहीं छुप पाएगा, है। 1 बार इक्वल्स टू KH आपके पास है इनटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 55.5। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको KH का वैल्यू मिल जाएगा, एंड दैट विल बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ना, देखो भैया, यहां पर देखो, ये यूनिटलेस है, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है, लेकिन KH का वैल्यू, हाँ, प्रेशर के बराबर आएगा। सो यहां पर फाइनल आंसर बार में आएगा। तो उस आंसर को आप लिखो, कमेंट बॉक्स में डालो, और फिर मैं आपको NCERT सॉल्यूशंस अपडेट करके दूंगा ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, बट ऑफ दोज ऑल क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में 2 गलतियां, एक, मोलैलिटी को सीधा यहां रख देंगे, नहीं रख सकते हैं। एसटीपी, भैया एसटीपी, वहां से आपको प्रेशर मिलता है, ठीक है, वो चीज का ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। चलो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ये मैं सोल्यूशन भी लेके आया था सो दैट हमारा टाइम वेस्ट ना हो, बट हमने चलो डिस्कस कर लिया है। अच्छा, फाइनल आंसर अगर आप देखेंगे 282 बार, ओके। चलो 1.7 हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। अल्लाह तेरी, तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ओके। तो KH का वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया? 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। इसको अंडरलाइन करके रखना, पास्कल में दिया है। एकदम खराब इंसान है ये, है। यूनिट कन्वर्जन, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया 500 ml, ओके। क्वांटिटी ढूंढना, व्हेन पैक्ड अंडर अ प्रेशर ऑफ, ओहो, P ऑफ CO2 दे दिया 2.5 ATM। बोला था ना खेल करेगा वो, बोला था मैंने। देखो गलती ऑलरेडी पकड़ ली हमने, यहां पास्कल में दिया है और यहां ATM में दिया है। बहुत ही खराब इंसान है ये, है। क्वेश्चन नंबर 1.7, ये है आपकी हैशटैग पाजी गलती नंबर 1 इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलो तो हैशटैग पाजी गलती, हैशटैग पाजी गलती, यहां पर यूनिट का ध्यान देना है, ओके। चलो बहुत बढ़िया सर। अब सर पकड़ो, इसको पकड़ो, हाँ पकड़ो। चल, तो हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? P ऑफ गैस इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ये वाली इक्वेशन में KH की वैल्यू को या तो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लो या फिर P ऑफ गैस को पास्कल में, व्हाटसोएवर आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली यूनिटलेस क्वांटिटी आने वाली है। हाँ, मैं कन्वर्जन दे देता हूं। 1 ATM इज 10 टू द पावर 5 पास्कल, ओके। तो आप
इसको इंटू 10⁵ कर देंगे 2.5 को, तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप मोल फ्रैक्शन पहले ढूंढ लो। ओके सर, ढूंढ लिया, स्टेप नंबर 1। अब बच्चा बोलता है 1 मिनट सर, क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? ना मुन्ना, देखो क्या दिया है, वो बोलता है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml दिया है और उस 500 ml में CO2 का क्या क्वांटिटी है वो ढूंढना है। अब मोल फ्रैक्शन ढूंढते ही मुझे यह पता चल जाएगा कि मोल्स ऑफ CO2 कितने हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन विल टोटल मोल्स का इतना मोल्स इज मोल्स ऑफ CO2, राइट। तो मोल्स ऑफ CO2 आ चुका है। अब उस मोल्स ऑफ CO2 में से आप निकालेंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा के। नहीं, मोलैरिटी सर, यहां मोलैरिटी कहां से आ गई? नहीं, यहां पर कोई मोलैरिटी की जरूरत नहीं है। मोल्स ऑफ CO2 आपको 500 ml के अंदर ढूंढना था, तो आप क्या करोगे पता है? आप मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर लोगे। अच्छा, तो सर मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ CO2 के बराबर नहीं होता है? हाँ, नहीं होता है। वही तो कैच है। हैशटैग पाजी गलती नंबर 2 इस क्वेश्चन का। क्या करोगे आप मोल फ्रैक्शन को सीधा मोल्स मान लोगे, विच इज नॉट राइट। ठीक है, तो यहां पर आपको मोल फ्रैक्शन मिलेगा। लेट्स सपोज ये वैल्यू y आई आपके पास। नाउ दिस y इज इक्वल टू मोल्स मुझे ढूंढने हैं, उसको x ले लिया, ये x है और इसको 500/18 कर दिया। अच्छा, क्यों किया 500/18? अरे क्योंकि 500 ml दिया हुआ था और 500 ml को 18 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? मोल्स मिल जाएगा। बच्चा बोलता है 1 मिनट सर, ये तो ml है, यहां तो ग्राम्स में चाहिए होगा। अरे भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर भूल गए, 1 ग्राम पर ml, तो जितना आपका वॉल्यूम है उतना ही ग्राम्स डिवाइड बाय 18 मोल्स ऑफ वाटर आ गया। उसमें से x की क्वांटिटी ढूंढनी है, y आपने ऊपर से ढूंढ लिया है। था ना मजेदार क्वेश्चन? हैशटैग गलती नंबर 1 यूनिट कन्वर्जन भूल जाओगे। हैशटैग गलती नंबर 2 कि आप मोल फ्रैक्शन जो यहां पर निकला उसी को क्वांटिटी मान लोगे, विच इज रॉन्ग। वो मोल फ्रैक्शन है, हमें क्वांटिटी ढूंढनी थी और वो भी 500 ml पानी के अंदर। तो आपको भैया मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा के उसके अंदर क्या करना है? वैल्यूज को डालना है। अरे था ना। हाँ पाजी यार, बड़े यूनिक चीजें लेके आता है अपने चैनल पे। हाँ तो आता ही है ना। तो देखो इस तरीके से हमने सोल्यूशन को भी यहां पर छोड़ के रखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके यहां पर देख सकते हैं। चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1.8 पे। 1.8 इन टेक्स्ट में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B दिया है, 450 and 700 mm respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm of Hg. Also find the composition in the vapor phase. ठीक है, तो दो चीजें अपने को ढूंढनी है। सबसे पहले find के पहले given लिखो, P नॉट ऑफ A दिया हुआ है एंड दैट इज नथिंग बट 450। हाँ, P नॉट ऑफ B दिया हुआ है दैट इज 700 mm ऑफ Hg, और आपको टोटल दिया हुआ है 600 mm ऑफ Hg। टेम्परेचर की यहां जरूरत है नहीं, हमको ढूंढना क्या है? कॉम्पोजिशन मिक्सचर ढूंढना है। तो फाइंड करना है, तो हम P टोटल को लिख सकते हैं ना, P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब बच्चा बोलता है सर 1 मिनट, आप जरा ऑब्जर्व तो करो सर, आपके पास P टोटल है, P नॉट है, P नॉट B है ना, A है B है। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B, सर दो चीजें नहीं है सर, इक्वेशन 1 अननोन 2। सर मैथ्स का रूल भंग हो गया यहां पर। अरे भाई सबर रखो पाजी, अरे पाजी है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, क्या ये इक्वल टू 1 नहीं होता है? होता है ना। तो क्या हम यहां से 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ A को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B सब्स्टिट्यूट कर दो और जब देखोगे तो एक ही वेरिएबल में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। इन दो इक्वेशन का यूज करके आप मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या कर सकते हो? ढूंढ सकते हो। नाउ दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, करेक्ट है। अब ये जो मिला ना, दिस इज मोल फ्रैक्शन
ऑफ ईच इन सॉल्यूशन। अब खेल यहां पर कर दिया, देखो हैशटैग पाजी नंबर, गलती नंबर 1, आप इस मोल फ्रैक्शन को पहचानते ही नहीं हो कि ये है क्या। सो इस इक्वेशन में these mole fractions are basically mole fractions of each component in the solution। हमें कहां ढूंढना है? हमें ढूंढना है मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस, राइट। सो मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस को y ऑफ a से लिखा जाता है। और डाल्टन और हेनरीज भैया ये दोनों आपस में क्या किए? वार्तालाप किए, और उस वार्तालाप से उनको एक नया फॉर्मूला मिला कि मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज अगर हमें ढूंढना है तो डाल्टन और हेनरी ने मिलकर ये फॉर्मूला डिराइव किया कि y ऑफ a is P naught A into mole fraction of A by P total। बच्चा बोलता है 1 मिनट सर, ये भी मोल फ्रैक्शन, ये भी मोल फ्रैक्शन। हाँ, यहीं पे तो गलती है, देखो वही तो बोल रहा हूं। दिस इज इन द वेपर फेज एंड दिस इज इन द सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन करो भैया कि भैया वेपर फेज में कैसे ढूंढते हैं। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज में है जो बेंजीन और टोलुइन के ऊपर बेस्ड है। वहां पर ए और बी नहीं दिया है, वहां पर बेंजीन और टोलुइन दिया है और उनके कुछ ग्राम्स दिए हुए हैं। अब वहां से आपने मोल फ्रैक्शन ढूंढ लेना है, पी टोटल निकालना है, और फिर वो बोलता है कि भैया इनका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में बताओ। तो सेम ही प्रोसेस, बस वहां पर मोल फ्रैक्शंस ऐसे ना ढूंढ के जो गिवन ग्राम्स है उनको मोलर मास से डिवाइड करके और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा के ढूंढना होगा। वी विल डिस्कस दिस, आ रहे हैं हम लोग एंड एक्सरसाइज की तरफ। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इज दैट परफेक्टली ओके? क्लियर है? चलिए नोट डाउन करिए इस चीज को। चलो कर लिया नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखो इनडायरेक्टली आपको विटामिन सी का एक केमिकल नेम दिया है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, ये नाम कहीं पे नोट डाउन करो क्योंकि बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। फिर आपको यहां पर एक फॉर्मूला दिया है C6H8O6। इफ यू नीड टू कैलकुलेट द मोलर मास, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला दे दिया, टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो बच्चा बोलता है 1 मिनट सर, आपने जैसा बोला है हम वैसा करना चालू कर दिए हैं। बाय द टाइम वी हैव रीच्ड अवर 11th क्वेश्चन, हमने ये लिखना चालू कर दिया है। हमको मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है सर 75 ग्राम्स, ठीक है। टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओहो ये कुछ नया लाया यार, मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस किया बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहां पर ले आता हूं मैं हैशटैग पाजी गलती, ठीक है, पाजी गलती। अब ये पाजी गलती क्या है? यहां पर ये 1.5 क्या दिया है ना, ये बच्चे को समझ नहीं आ रहा। भैया ध्यान दो, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना इज एक्चुअली इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ओनली। हाँ, तो ये जो यहां पर दिया है ना मेरे बच्चे, वो ध्यान से समझना, इज द डेल्टा टीएफ डिक्रीज बाय, तो सीधा डेल्टा टीएफ दे दी और केएफ की वैल्यू दे दी है। कितनी दे दी है? 3.9 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। अब क्या बचा अपने को? बचा क्या? कुछ भी नहीं। अबे मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड ढूंढना था सो दैट वी गेट दिस। तो अब हमें पता है कि फाइंड करते वक्त मुझे डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगाना है, विच इज केएफ इनटू मोलैलिटी। और मोलैलिटी को अगर मैं एक्सपैंड करूं तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप ग्राम्स में ले रहे हो तो 1000 का फैक्टर यहां आ जाएगा। अब डेल्टा टीएफ का वैल्यू आपको दिया है 1.5, केएफ आपको दिया है 3.9, अरे दिया है ना। और यहां पर टिंग इनटू मास को x मान लिया, ये 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास आप ढूंढ लोगे C6H8O6 का, उसको आप यहां पर डाल दोगे और मास ऑफ सॉल्वेंट अपने को दिया है 75 ग्राम्स। अब देखो यहां पर भारी गलती नंबर 2, ये 3.9, अरे भाई केल्विन केजी पर मोल में दिया है यार, है।
और 1.5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ले, तो ये डिग्री सेल्सियस में है, ये केल्विन में है। भैया दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। थम जाओ मेरे दोस्त, थम जाओ, ध्यान से सुनो। पाजी आपके लिए वही गलती सही करने आया है। बहुत सारे बच्चे ये यूनिट और ये यूनिट को देख के कन्वर्जन चालू कर देंगे। अरे भाई ध्यान दो, आपका जो केएफ होता है, जिसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ये मैंने अपने वन शॉट के अंदर भी बताया है। मैं वापस बताता हूं कि केएफ का वैल्यू यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर डेल्टा टीएफ बाय मोलैलिटी, देखो के का अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो डेल्टा टीएफ बाय मोलैलिटी, अब डेल्टा तो डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, सेम ही आने वाला है ना। तो यहां पर आपको चिंता नहीं, राइट? सो हैशटैग यूनिट की चिंता नहीं, बस इतना ध्यान रखना है आपको। यहां के केस में के एफ या के बी अगर आपका डेल्टा के साथ मैच नहीं हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, वो सेम ही है, बिकॉज वो वैल्यू चेंज होती नहीं है बेस्ड ऑन डेल्टा। ओके, तो यहां पर जो 1.5 है वो भी केल्विन में हो सकता था, बिकॉज डेल्टा है ना डिफरेंस, तो वो तो सेम ही रहेगा। बस यही थी हैशटैग पाजी गलती नंबर 2 इस केस में। पाजी गलती नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट बच्चे को पता नहीं होता कि वो फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होता है, बस वो चीज नोट डाउन कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस इन टेक्स्ट सीरीज माय डियर फ्रेंड, इन टेक्स्ट सीरीज। ओके, अभी एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। चल करें स्टार्ट। एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 1.4 वाला। अच्छा, इससे पहले है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन वो बहुत ही थ्योरेटिकल है यार। आप बड़े आराम से मेरे सॉल्यूशंस की फाइल को देखोगे ना, हाँ आराम से मिल जाएगा आपको। आप वेबसाइट पे जाके आप आराम से देख सकते हैं, pajikikksha.com पे आपको ये बिल्कुल मजे से मिल जाएगा। सो टेंशन नहीं है कोई, ठीक है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अब देखो गिवन डेटा में नाइट्रिक एसिड आपको दे रहा है, इज यूज्ड इन लेबोरेटरी, वर्क 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय मास। ओके, सो परसेंटेज WW दे दिया 68% है ना। अब इसमें से दो डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्या है वो? मास ऑफ सल्यूट 68 ग्राम्स, और दूसरा क्या निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। उसमें से आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो ना, 100 माइनस 68 दैट इज 32 ग्राम्स। अगर जरूरत पड़ी तो मैंने सारा डेटा आपके लिए निकाल के रख दिया। अब आगे पढ़ते। इन एक्वा सॉल्यूट व्हाट शुड बी द मोलैरिटी? ओ अच्छा जी, पाजी ये तो घुमाने की कोशिश कर रहा है। मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ HNO3 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। ओके, तो मेरे पास ग्राम्स है, मेरे पास मोलर मास निकालने का तरीका है, फॉर्मूला पता है ना HNO3, तो डिवाइड करोगे मोल्स आ जाएगा। सर ये तो सॉर्ट हो गया, सर वॉल्यूम कहां से निकालेंगे? देखो ऑफ सच सैंपल इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ओ पाजी गलती, यस 1.504 ग्राम पर ml, ये दे दिया आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास यहां पर था। तो आप यहां पर मेरे प्यारे दोस्त डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करोगे। डेंसिटी दिया है, मास पता है, उसमें से आप वॉल्यूम निकालोगे पहले, दैट इज मास बाय डेंसिटी 100 बाय 1.504। आप देखो ये ग्राम पर ml ऊपर जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। देखो आंसर वॉल्यूम के यूनिट में आ रहा है। सो दिस इज द गलती। आप ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त नोट करना भूल जाओगे कि भैया यहां पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। दैट वाज द ओनली मिस्टेक यू कुड डू इन दिस क्वेश्चन, इज रीडिंग द क्वेश्चन, राइट। एंड सेकेंड गलती ये हो सकती है कि आपको ये पता ना चले, है ना। इसको मैं बोलूंगा हैशटैग नॉट अवेयर पता ही नहीं है 68% होता क्या है, तो वो 68% होता है 100 ग्राम में इतना ग्राम आपका HNO3। इजी। चल आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं।
A solution of glucose in water is labeled as 10% by WW. ठीक है, 10% WW. अब देखो, जैसे ही 10% WW दिखा नहीं, आप लोगों का दिमाग दौड़ा नहीं कि मास ऑफ ग्लूकोज हो गया 10 ग्राम एंड मास ऑफ सोल्यूशन हो गया 100 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम. ठीक है, ओके. वुड बी what would be the molality and mole fraction? Okay, ठीक है सर. मोलैलिटी फॉर्मूला पता है, मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, तो यहां 1000 आ जाएगा. ओके. इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, ओके, डेंसिटी भी दिया हुआ है. ओ ले तेरी तो डेंसिटी इक्वल्स टू 1.2 ग्राम पर ml. देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन? भैया तीनों चीजें पूछ ली. अब इतना लंबा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली नहीं आएगा. ठीक है, इसमें से कॉम्बिनेशन यूज करके वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, बट तीनों चीजें ढूंढने के लिए बोले ऐसा नहीं होता है. आपको यहां पर बस मोल ऑफ सल्यूट बाय मोल ऑफ सल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट ये पता होना चाहिए. एंड मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स आएगा, तो यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई. ये फॉर्मूलास पता होने चाहिए. डेटा मैंने आपको एक्सट्रैक्ट करना सिखा दिया. गलती यहां पर यही होने वाली थी एक्सट्रैक्शन में. ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहां रखा था, बट वो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन? अब देखो, ये क्वेश्चन नेचर में बहुत लंबा है. इट्स अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन. 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन को रिएक्ट करने के लिए 1 ग्राम मिक्सचर दिया हुआ है आपको. ठीक है, ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग, ये है आपका हैशटैग टर्निंग पॉइंट है. हैशटैग टर्निंग पॉइंट है ये क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट था कि यहां पर आपको ये समझना था कि ये 1 ग्राम में से 0.5 ग्राम नहीं है. ये 1 ग्राम में इक्वी मोलर अमाउंट्स है. इक्वी मोलर मतलब आपको यहां पर क्या दिया हुआ है मेरे बच्चे? गिवन डेटा में आपको दिया हुआ है मास ऑफ Na2CO3 प्लस मास ऑफ NaHCO3 इक्वल टू 1 ग्राम. ठीक है, मिक्सचर का मास दिया. मोलैरिटी दिया है 0.1 मोलर और ये HCl का है. डेटा लिखने का तरीका देखो, आपको इस मोलर सोल्यूशन का वो क्या वॉल्यूम ढूंढना है जो 1 ग्राम मिक्सचर को कंप्लीटली रिएक्ट कर दे, और वो 1 ग्राम मिक्सचर में ये दोनों चीजें. ठीक है, तो क्या गलती है सबसे पहले आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो इक्वी मोलर सोल्यूशन है. इज दैट क्लियर? ये इक्वी मोलर सोल्यूशन है. अब क्वेश्चन का नेचर जो है ना वो बहुत लंबा है, तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव गॉट सोल्यूशन फॉर यू, ताकि अपना ये वीडियो फास्ट हो सके. अब अगर आप यहां पर देखो तो हमने क्या किया है, टोटल अमाउंट ये दिया है. लेट द अमाउंट ऑफ Na2CO3 बी x, तो दूसरा 1 - x हो जाएगा. ऑब्वियस ही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर उसमें, तो है ना. मोलर मास ऑफ Na2CO3 106, मोलर मास 84, एंड देन इफ यू सी x by 106 has been equated to 1 - x upon 84, क्योंकि भैया इक्वी मोलर अमाउंट है. अब यहां से मिल गए मोल्स, मिल गए ना. अब ये x जो है वो बेसिकली क्या मिल गया आपको? आ गया मास ऑफ Na2CO3, और यहां पर आ गया मास ऑफ NaHCO3. फिर आपने क्या किया? फिर आपने कुछ नहीं, इक्वेशन बनाई दोनों के साथ, और इसमें से HCl का मास निकाला, और वो मास जो है वो आपने मोलैरिटी की इक्वेशन में फाइनली रख दिया. ठीक है, सिंपल, आसान है. डेटा आपको दिया हुआ है. क्वेश्चन का नेचर बहुत सिंपल था बट लंबा है. अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम #3 मार्क में आएगा, वरना नहीं आता है. मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनर्स आपके लेंथ को चेक नहीं करना चाहते, कॉन्सेप्ट को चेक करना चाहते हैं, बस उसी के लिए ये क्वेश्चन को डालेंगे, और वो इक्वी मोलर था यहां पर. करेक्ट है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एन एंटीफ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, अब देखो भैया, प्रिपेयर्ड बाय मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, है ना. मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, अभी के लिए मैं ऐसा लिख देता हूं 222.6 ग्राम्स, और यहां पर मास ऑफ वाटर दिया है
200 ग्राम्स दिया है बच्चा। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब बच्चा बोलता है सर क्वेश्चन तो बहुत इजी है, मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सिंपल। सल्यूट क्या होता है? सल्यूट होता है वो क्वांटिटी जो लेस में है। तो यहां पर मैक्सिमम बच्चे जो गलती करेंगे वो ये करेंगे, ठीक है। सो हैशटैग गलती, हैशटैग पाजी गलती। क्या किया आपने? आपने पानी को क्या मान लिया? सल्यूट मान लिया मेरे बच्चे। बस यही गलती नहीं करनी है। पानी जहां पर भी आ गया भैया वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही है ना। तो भले उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है कंपेयर टू इथिलीन ग्लाइकॉल, बट यहां पर आपका पानी जो है वो सल्यूट नहीं है, पानी अभी भी क्या है? सॉल्वेंट है। बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इथिलीन ग्लाइकॉल का आपको यहां पर फॉर्मूला दिया है अगर मोलर मास निकालना हो, और अगर ना भी दिया हो तो भैया इथिलीन ग्लाइकॉल तो मैं बोलूंगा कि आप प्लीज 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 ये फॉर्म को याद रखो, क्योंकि ये फॉर्म ऑर्गेनिक में भी काम आएगा। इज दिस ओके? डन है। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं करना है। मैं पाजी आपके कमेंट्स का वेट करूंगा इन द कमेंट बॉक्स, एंड अगर आपने मेरे को आंसर्स दिए और आपने वो प्यार और मोहब्बत बनाए रखा तो हम अगले चैप्टर का एनसीईआरटी हिट लिस्ट आपके लिए लेके आएंगे और उन गलतियों को बारीकियों से पकड़ेंगे जहां आप मैक्सिमम टाइम्स क्या कर सकते हो? गलती कर सकते हो। क्वेश्चन है, सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज्ड टू बी कार्सिनोजन। ठीक है, पॉइजनस होता है। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन इज 15 ppm। हाँ, एक ही क्वेश्चन ppm के ऊपर बेस्ड, एक ही क्वेश्चन, और वो आपको ले डूबेगा। तो आपको ये समझना है, मैं बस यहां पर इतना ही बताने आया हूं कि ppm का मतलब क्या। ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन। कहने का तात्पर्य कि यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन 10 to the power 6 ग्राम्स होगा और मास ऑफ सल्यूट 15 ग्राम्स होगा। और सल्यूट है कौन? सल्यूट है आपका क्लोरोफॉर्म। हाँ हाँ, वही वही, हाँ, जिसको टिक टिक बेहोश करके ले जाता है। हाँ, बस वही है, ये वही क्लोरोफॉर्म। इज दिस ओके? हाँ, तो उसमें खो नहीं जाना, बस इतना ध्यान देना कि डेटा निकालने का एक तरीका होता है। किसी भी क्वेश्चन में से डेटा को निकालना आसान नहीं होता। आपको क्वेश्चन को हो सकता है 2 बार पढ़ना पड़े। जैसे ही आप उसको दूसरी बार पढ़ोगे, अपने आप क्वेश्चन आपके सामने लाके डेटा रख देगा। क्लियर है ये चीज? बस बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका सेकेंड पार्ट था मोलैलिटी ढूंढना है। अब जब हमने 2 चीजें ढूंढ ली हैं कि भैया मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है और मास ऑफ सल्यूट क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे कि सॉल्यूशन का जो मास है वो ही सॉल्वेंट का मास लेके आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज सल्यूट की क्वांटिटी इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल, है ना। तो बस यहां पर हैशटैग पाजी, हाँ, हैशटैग यहां पर मैं ऐसा बोलूंगा, पाजी टिप है। टिप टिप बरसा पानी नहीं, हैशटैग पाजी टिप है ये टिप क्या है भैया? ये टिप ये है कि यहां पर जो मास ऑफ सॉल्यूशन है which is 10 to the power 6 grams, that is going to be equal to mass of solvent only, which is 10 to the power 6 grams। क्योंकि इसमें से 15 माइनस करोगे तो भैया कुछ नहीं मिलना है, अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू आनी है। सो दैट्स योर हैशटैग पाजी टिप। इस क्वेश्चन में टिप ही है, गलती नहीं है यहां पर, है ना। गलती नहीं करोगे। टिप ये थी कि 15 ppm का मतलब क्या, और यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जाए। चलो नेक्स्ट, 1.11 is why do gases always tend to be less soluble in liquids as the temperature is raised। अब देखो, ये एक theoretical based question, ये मैंने आप लोगों के लिए इसलिए रखा है ताकि मैं आपको यहां पर ये बता सकूं कि टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का कैसा रिलेशन है। टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, और टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। लैब पाजी और कंफ्यूज कर रहे हो, अरे थम जाओ है। पाजी है, व्हाई फियर व्हेन पाजी इज हियर यार, है। टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी कब आता है? जब आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है।
और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी कब आता है? जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हाँ, और गैस को लिक्विड में जब डालते हैं तो सिस्टम हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो कीवर्ड्स, हाँ, ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया हूं? जस्ट टू टेल यू कि जब आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करते हो तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब उन कीवर्ड्स के अंदर आपके पहले कीवर्ड में आपको यह ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक नेचर के बारे में आप बताएं, ओके? और दूसरा कि आप एक्सोथर्मिक नेचर में टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन है वो हाईलाइट करके एग्जामिनर को दे, और फिर उसके बाद लिखे देयरफॉर gases tend to be less soluble in liquids as the temperature is raised. खत्म, right? So gas in liquid reaction is exothermic, and in exothermic reaction temperature is inversely proportional to solubility. Therefore, फिर क्वेश्चन में से लाइन उठा ले। करेक्ट है? चल नोट डाउन कर लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। भैया ये क्वेश्चन के ऊपर आपको प्लीज मेरे कहने पे #B26 लिख देना है। भैया एनसीईआरटी हिट लिस्ट की सीरीज चल रही है। हाँ, तो मैंने आपको ये जरूर बोला है कि आपको पेन और पेपर एक्टिवेट रखना है। #B26 है ये क्वेश्चन। B26 का मतलब क्या? कि भैया बोर्ड में प्रोबेबिलिटी है 95% से ज्यादा। देखो श्योरिटी तो यार भगवान भी नहीं दे सकते नीचे उतर के, क्योंकि पेपर बनाते वक्त एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो यार भगवान भी क्या करे नहीं जानता है ना? आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि हम जो बोलते हैं कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने का चांस है या पूछा जा ही सकता है, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द ट्रेंड्स ऑफ PYQs, है ना मेरे बच्चे? तो PYQs के ट्रेंड्स को समझ के मैंने ये देखा कि पिछले 5 साल 6 साल 7 साल के अगर आप क्या उठा लो, पेपर्स उठा लो, है ना, उसमें अगर आप देखोगे हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट पूछा ही जा रहा है पिछले 7 सालों में। हर साल कोई ना कोई सेट में आपको दिखेगा, ठीक है? और फिर उसकी एप्लीकेशंस। अब ये एप्लीकेशंस हमने बहुत डिटेल में अपने वन शॉट सीरीज में डिस्कस की हुई है, लेकिन यहां पर मैं जरूर एक नाम लेना चाहूंगा, दैट इज बेंड्स, और दूसरा एनॉक्सिया। बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन के अंदर लिख के आते हैं बेंड्स, एनॉक्सिया। अले भाई गलती है, बेंड्स और एनॉक्सिया आर द कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस है ये हेनरीज की एप्लीकेशन नहीं है। सो हेनरी की एप्लीकेशन है प्रिवेंशन ऑफ बेंड्स। अले यार मुन्ना, हाँ, तो हेनरीज लॉ का यूज करके हमने बेंड्स को प्रिवेंट किया, वो हीलियम गैस डाला हमने, है ना, स्कूबा डाइविंग सिलेंडर के अंदर। एंड एनॉक्सिया, ये भी प्रिवेंशन ऑफ एनॉक्सिया है। ले यार, हेनरीज लॉ का यूज करते हुए आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे यहां पर लिख के आते हैं बच्चे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अरे क्या, लेकिन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का क्या? आधी अधूरी चीजें लिखोगे फिर बोलोगे कि यार एग्जामिनर मार्क्स नहीं दे रहा है, कैसे हो सकता है? तो ये गलत। एप्लीकेशन लिखते वक्त आपको ये लिखना है प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब देखो भैया, #पाजी गलती आपको बता रहा है। मेरा काम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना है ही नहीं। अरे भाई आप महान लोग हो, आप तो क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो। मेरा काम यहां पर आपको वो गलतियां बताना है जो आप पेपर में लिखते वक्त भूल जाओगे। इज दिस क्लियर? हेनरीज लॉ बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, लिख के आएंगे दैट इट स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज directly proportional to mole fraction of the gas। बिल्कुल सही।
कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा बोलेगा सर मैंने ना नीचे ऐसे करके इक्वेशन भी बनाई थी कि दिस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। सर मैंने यहां पर यह भी लिख दिया था KH इज हेनरीज कांस्टेंट, है ना। 2 मार्क का क्वेश्चन था, फिर भी एग्जामिनर ने आपको 1 ही मार्क दिया। क्यों? सोचो क्यों? क्योंकि आपको वो 1 मार्क सिर्फ ये इक्वेशन का मिला है, लॉ तो गलत कर दिया आपने। बच्चा बोलता है 1 मिनट सर, क्या गलती हो गई हमारे से, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों से क्या गलती हो गई? भाई आप ये भूल गए कि एवरीथिंग इज डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, ये ध्यान देना। #पाजी गलती इन B26 क्वेश्चन की हेनरीज लॉ लिखते वक्त आप कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना भूल जाएंगे, बाकी सब कुछ अच्छे से लिखेंगे, लेकिन ये लिखना भूल जाएंगे और आपको हेनरीज लॉ की डेफिनेशन का 0 नंबर मिलेगा, है ना। पाजी ने नोट करवा दिया ना। अब अगर आपने पाजी का ये वीडियो देखा हुआ है और अगर आपने इस पाजी की एनर्जी को महसूस किया हुआ है, तो इसी वीडियो के अंदर माय डियर फ्रेंड ये चीज आपके दिमाग में परमानेंट हो गई है। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि हेनरीज लॉ को लिखते वक्त कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना जरूरी है। दूसरी गलती इस क्वेश्चन के अंदर #पाजी गलती 2 PG2, है ना, पूरा लिखना PG2। #पाजी गलती 2 इज कार्बोनेटेड ड्रिंक, बेंड्स, एनॉक्सिया आर नॉट एप्लीकेशंस, दे आर द कंडीशंस। आपको यहां पर प्रोडक्शन, प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन लिखना है। परफेक्ट है, श्योर है। एकदम आराम से वीडियो को यहां पर पॉज कर लेना और आराम से इस चीज को लिख लेना, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 1.004 बार at normal boiling point of the solvent। हो पाजी ने मार्क किया है, कुछ तो गड़बड़ है यहां। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अपने को ढूंढना क्या है, ठीक है, मोलर मास ढूंढना है। क्या क्या दिया हुआ है, चलो क्या क्या दिया है। अपने को P(S) दिया है 1.004 बार, ठीक है। एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ दिस 2% सोल्यूशन, 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, तो मतलब मास ऑफ सोल्यूट हो गया that is nothing but 2 grams and mass of a solution हो गया that is nothing but 100 grams, ठीक है। कोई दिक्कत, an aqueous solution of 2% non-volatile, तो 100 and mass of solvent आपको यहां पर मिल जाएगा that is 98 grams। इजी, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा बोलता है सर फाइंड करना था हमको मोलर मास। ओके, अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो और मोलर मास ढूंढने की बारी आ जाए तो आपका दिमाग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलाज में चलना चाहिए कि या तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यूज कर रहा है, या डेल्टा TF यूज कर रहा है, या डेल्टा TB यूज कर रहा है, या पाई यूज कर रहा है। दिस इज योर #पाजी टिप है, ध्यान देना। मोलर मास वाला क्वेश्चन सॉल्यूशंस चैप्टर में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। अब अगर आप देखो यहां पर वो बात वेपर प्रेशर दिया है ना, तो आपको वेपर प्रेशर दिया है। प्रॉब्लम ये है कि सर हमें फॉर्मूला तो आता है ΔP/P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अच्छा सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है वो हम यहां से ढूंढ भी लेंगे, क्योंकि यहां पर एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट्स अ प्रेशर। हाँ सर ढूंढ लेंगे, चलो ये भी मान लिया हमने कि हम ये कर लेंगे, लेकिन सर प्रॉब्लम है ये P0 कहां से निकालेंगे, है ना। ये P0 कहां से निकालेंगे? तो मेरे बच्चे ध्यान देना, ये जो दिया था ना उसने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, हाँ ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के अंदर उसने ये डेटा छुपा के रखा था कि आपका जो P0 है ना वो 1.013 बार है, क्योंकि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब अचीव होता है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये रहा। तो प्योर सॉल्वेंट का क्या P0 दैट इज वेपर प्रेशर उसने यहां पर छुपा के रखा था। अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अब मुझे कुछ भी यहां पर करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इजी, परफेक्ट है, आसान है,
मजेदार है, नोट डाउन कर लीजिए आराम से, हैशटैग पाजी टिप फॉर क्वेश्चन नंबर 1.15। चलो लिख लिया। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास आपको दे दिया है, which should be dissolved in 114 grams of octane to reduce its vapor pressure to 80%। अब देखो बाबा ध्यान, यहां पर आपको यह चीज समझनी है कि गिवन डेटा में आपको क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया विच इज 40, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया 114 ग्राम्स। मोलर मास ऑक्टेन है तो C8 हो जाएगा एंड H16 + 2 18 हो जाएगा। ये मोलर मास आप बिल्कुल आराम से ढूंढ लेंगे, वो आप निकाल के रख लीजिए। मेरा जो प्रॉब्लम है वो यहां है, मेरा प्रॉब्लम यहां है, राइट। क्या बोल रहे हैं आपको, कितना मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए सो दैट योर वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 80%, है ना। रिड्यूस्ड बाय नहीं, रिड्यूस्ड टू। अब देखो अगर बाय दिया होता तो डेल्टा P 80% दे दिया होता। यहां पर गलती है, बस यहां पर गलती है, तो यहां पर ध्यान रखना है। हैशटैग पाजी गलती आपको बहुत भारी पड़ेगी। ओके, हैशटैग पाजी गलती। बाय दिया होता तो डेल्टा P 80% दे दिया है, 2 दिया है मतलब P ऑफ S 80% ऑफ P0 हो गया है। ओके, अब जब परसेंटेज में क्वेश्चन हो तो हैशटैग पाजी टिप, बाबा ध्यान दो, हैशटैग पाजी टिप कि आप P0 को 100 मान लो तो आपका P ऑफ S क्या हो जाएगा, इसका 80% मतलब 80 है ना। P ऑफ S मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें से डेल्टा P निकाल सकते हो, दैट इज नथिंग बट 20, है ना। 100 माइनस उसको आप 100 से डिवाइड कर लो, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के अंदर आपको ध्यान देना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ऐसा आता है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मुझे ढूंढना क्या था, मुझे ढूंढना था मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट के लिए तो ये x बाय मोलर मास हो जाएगा, सो दिस विल बी x बाय मोलर मास, this will be x by molar mass and this over here is 114 divided by molar mass। वो आप ढूंढ सकते हो from the formula। solve for x, बस कहानी खत्म है। पैसा हजम है पाजी, एकदम आसान कर दिया यार। एक तो ये गलती बता दी आपने कि 80% बाय नहीं है, 2 है तो 80% ऑफ P0 हो जाएगा। दूसरी टिप, सर ये तो कमाल ही कर देता आपने, है तुसी तो कमाल ही कर देता पाजी, है P0 को 100 मान लिया। हाँ तो क्वेश्चन इजी हो गया ना यार, नहीं तो फिर सब कुछ P0 के टर्म्स में लेके चलते और फिर कंफ्यूज आ जाते कि भैया हाँ नहीं, डायलॉग पूरा नहीं करेंगे, हम यहीं पे रुकेंगे। हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% ऑफ सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। अब देखो ये दो केस बनेंगे यहां पर। ये क्यों लेके आया हूं मैं, यहां पर डेटा लिखते वक्त केस 1 5% ऑफ केन शुगर होता है C12 H22 O11। 5% इसका मतलब मास ऑफ केन शुगर 5 ग्राम इन मास ऑफ सोल्यूशन दैट इज 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 95 ग्राम्स, ठीक है। हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट एट of 271 Kelvin, calculate the freezing point of 5% glucose। Okay, case 2, क्या आपको ग्लूकोज C6H12O6 दिया है और आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है 5 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूशन आपका आ गया 100 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज 95 ग्राम्स, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। केस देखो, आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं भैया, ऐसे ही सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन मजेदार होगा। अब आपको TF नॉट दे दिया गया है दैट इज 273.15 एंड TF इस सॉल्यूशन का TF है दैट इज 271। अब बच्चा बोलते हैं सर क्या मैं ये 0.15 को नेग्लेक्ट करके चल सकता हूं? मेरा कहना है नहीं,
अगर क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं दी होती तो आप ये नेग्लेक्ट करके चल सकते थे, ठीक है। तो हैशटैग पाजी गलती समझ में आ गई, हैशटैग पाजी गलती पीजी, हैशटैग पाजी गलती कि डोंट नेग्लेक्ट दिस 0.15 यहां लेना पड़ेगा क्योंकि उसने दिया है तो ऑन पर्पस दिया होगा, आपको लेके चलना पड़ेगा। अब हमको यहां पर KF की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन हमको पता है KF सॉल्वेंट पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर KF सॉल्वेंट पे डिपेंडेंट होता है तो सॉल्यूशन में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट KF ऑफ केन शुगर इज इक्वल्स टू KF ऑफ ग्लूकोज। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डेल्टा TF ऑफ केन शुगर सॉल्यूशन बाय मोलैलिटी ऑफ केन शुगर सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा TF ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। अच्छा, मोलैलिटी को अब देखो मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मोलैलिटी को फर्दर पहले एक्सपैंड करो। डेल्टा TF को एज इट इज रखो, ये हो जाएगा मोल्स बाय मोलर मास, ठीक है। सो सॉरी, मोल्स बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। सो मास ऑफ केन शुगर बाय मोलर मास ऑफ केन शुगर, तो मोलर मास ऑफ केन शुगर ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो वो भी ऊपर चला जाएगा। सो मास ऑफ सॉल्वेंट, अब देखो अगर ये ग्राम्स में गया है तो यहां पर 1000 का फैक्टर रहा होगा, ठीक है। क्या ये कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? इजी है। और सामने की साइड पे भी ऐसा चलेगा ना, डेल्टा TF इज इक्वल टू डेल्टा TF इंटू मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स divided by mass of glucose into 1000। क्लियर? अब मजा देखो, मजा ये है कि मास ऑफ सॉल्वेंट सेम है, मास ऑफ केन शुगर मास ऑफ ग्लूकोज सेम है, मोलर मास मत काट देना, वो दोनों के अलग है, ठीक है। यहां पर 342 आता है और यहां पर 180 आता है। डेल्टा TF यहां पर आपके पास है दोनों वैल्यूज, यहां डेल्टा TF में सिर्फ TF नॉट है, TF नहीं है, वही तो ढूंढना था। देखो ना, यही तो बोला था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, आपको वही तो ढूंढना था, TF ही तो ढूंढना था ग्लूकोज का। बस हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, बस सीधा आपको ये फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है, पैसा हजम है, कहानी खत्म। चल आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहां पर मैं इस क्वेश्चन की डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। इस क्वेश्चन की डिटेलिंग में अगर हम गए तो अगेन बहुत लंबा क्वेश्चन है। बस आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं A एंड B, ठीक है, और उसके अंदर बनने वाले दो कंपाउंड्स AB2 AB4। अगेन केस 1 केस 2। यहां के केस में 20 grams of this when dissolved in 1 gram of 20 gram when dissolved in 20 grams of benzene, sorry, mass of AB2 आपको दिया है 1 ग्राम। देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, देखो पाजी से भी गलती हो रही है ना। मास ऑफ बेंजीन दिया है 20 ग्राम्स, ठीक है, और यहां पर दिया है मास ऑफ AB4 1 ग्राम। देखो 1 ग्राम lowers the freezing point by 2, तो डेल्टा TF यहां पर दे दिया 2.3 केल्विन। whereas इसका 1 ग्राम जब डिसॉल्व होता है इनटू मास ऑफ बेंजीन 20 ग्राम्स, तो वो बोलता है कि डेल्टा TF की वैल्यू यहां पर है 1.3 केल्विन। दो केसेस बनेंगे, वो बोलता है द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, तो KF का वैल्यू दे दिया उसने, सॉल्वेंट पे डिपेंडेंट है 5.1, वो दोनों के लिए चलेगा। वो बोलते हैं कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस। अब देखो आपको करना कुछ नहीं है मेरे बच्चे, आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको ये ध्यान देना, पहले डेल्टा TF1 इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी 1 में से आपको मोलर मास ढूंढना है, किसका? AB2 का। देखो यहां पर आएगा मास ऑफ AB2 बाय मोलर मास ऑफ AB2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। अब इसमें से ये दिया है, ये पता है, ये दिया है, आप ये ढूंढ सकते हो, बाकी सब दिया है। देखो सेम ऐसा ही फॉर्मूला AB4 के लिए बनाइए। अब आपके पास मोलर मास ऑफ AB2 आ चुका है, समथिंग इन द वैल्यूज, मैं इसको ले लेता हूं X, ठीक है,
आपके पास मोलर मास ऑफ ए बी 4 आ चुका है, समथिंग इन द फॉर्म ऑफ वाई। अब अपने को पता है ना, एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस 2 into atomic mass of B will be equal to X. Same, atomic mass of A plus 4 into atomic mass of B will be equal to Y. दो equations, दो unknowns, आप atomic masses ढूंढ सकते हो, है ना। तो यहां पर अगेन ये क्वेश्चन था, इसीलिए आपके बोर्ड पे कि ये दो केसेस में आपको डेटा लिखना है और फिर जब आप नीटली सॉल्व करोगे तो आपको एटॉमिक मासेस 110% मिलेंगे ही मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे यार, आप पाजी के स्टूडेंट हो यार, कैसे नहीं मिलेंगे, मिलना ही है आपको। इज दैट क्लियर? चल आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत खास है, ये ना 11th के एक चैप्टर कॉल्ड इक्विलिब्रियम में से ऐड किया गया है इन योर 12th सॉल्यूशंस। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? केएसपी ऑफ क्या दिया हुआ है? CUS का केएसपी 6 into 10 to the power -16। ठीक है, बोलते हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CUS इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये समझो कि ये जब टूटेगा तो ये देगा, करेक्ट। अब अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी S मानूं तो सम टाइम t के बाद इसका S और इसका S होगा। अब देखो, ये 11th के एक रिलेशन में से ढूंढा जा रहा है। KSP होता क्या है? KSP इज द कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस ऑफ द सॉल्ट, सो दैट इज Cu2 प्लस इंटू S2 माइनस, सो S इंटू S, सो देयरफॉर S का स्क्वायर, और ये जो S है यहां पर, दैट्स एक्चुअली द मेजर ऑफ maximum molarity which is going to be under root of K। ठीक है, तो जो K दिया है उसका रूट अगर आप निकाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा? मोलैरिटी मिल जाएगा कॉपर सल्फेट का। अब कॉपर सल्फाइड का, सॉरी। अब अगर आप देखो, मैंने ये क्वेश्चन यहां पर क्यों रखा है, क्योंकि ये डायरेक्टली #MCQ में पूछे जाने के फुल चांसेस। आपको बस इतना पता होना चाहिए था कि KSP और आपके सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है। सो KSP और सॉल्युबिलिटी फॉर अ सॉल्ट विच इज ऑफ द रेशियो 1:1, उसमें KSP और S का जो रिलेशन है वो KSP इज इक्वल्स टू S का स्क्वायर आता है। परफेक्ट है, डन। प्लीज इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करिए, बिकॉज ये 11th का एक कॉन्सेप्ट है जो 12th में कनेक्ट किया गया। प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड नोट डाउन। ऑलराइट, चलो कर लिया नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना, आपको एसिड्स पहले लिख लेने हैं। सो एसिटिक एसिड है, फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, सो Cl3CCOOH, राइट, एंड फिर दिया है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, सो CF3CCOOH, करेक्ट। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें उसने पूछा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पाजी आपको एक ट्रिक देने जा रहे हैं, ठीक है। सो हैशटैग पाजी का ट्रिक ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत काम आएगा और इसके बेसिस पे हैशटैग MCQ क्वेश्चंस आते हैं मेरे दोस्त, है ना। तो प्लीज उस चीज को अच्छे से नोट डाउन करिए। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर I के फैक्टर के साथ खेला जा रहा है, वैन हॉफ फैक्टर, ओके। अब I का जो फैक्टर है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितना I बड़ा होगा उतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो बड़ा होगा, राइट। सो इफ देयर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो वो ज्यादा हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो डिप्रेशन ज्यादा होगा, राइट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो रिलेटिव लोअरिंग जो है वो। अब ये हमने वन शॉट अपनी जो सॉल्यूशंस की दी है उसके अंदर भी दिया हुआ है, फिर भी यहां पर एक बार नोटिस करवा रहा हूं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि वो डिप्रेस होता है, ध्यान से लिखना मेरे बच्चे, और
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सो जितना आई बढ़ा उतना बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये आपका वीक एसिड हुआ, राइट, ये आपका वीक हुआ, उससे ज्यादा ये होगा और सबसे ज्यादा ये होगा, राइट। सो दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। वाई? बिकॉज फ्लोरीन इज द बेस्ट विड्रॉइंग ग्रुप। अब अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो मोस्ट आयंस इसी के बनेंगे, और जिसके ज्यादा आयंस होते हैं उसका आई वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। वैन ऑफ फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस, राइट। So more the number of ions, more is the I factor. So therefore आपको ये समझना है कि आपको पूछा गया है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में अरेंज करो इन इंक्रीजेस इन द अबव, राइट। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको डालना है। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने आपको डाल के दिया कि सबसे कम डिप्रेशन इसका होगा, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा। अब देखो ये कॉन्सेप्ट दे दिया पाजी ने आपको। अब आपका काम है कि पाजी की ट्रिक यूज करते हुए ऐसे 10 और क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे ही आप वो 10 और क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली आप लोगों का क्या हो जाएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। बस ये ट्रिक अच्छे से नोट डाउन कर लेना। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 1.32 कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है यार। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हैशटैग B26 लगा दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में पूछे जाने के काफी अच्छे चांसेस हैं, और वो भी एटलीस्ट 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। ओके, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो हमें फाइंड क्या करना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डेल्टा TF मुझे ढूंढना है, ओके, of water when 10 grams of this particular compound, 10 grams of this particular compound is added to 250 grams of water, right? So अगर मैं यहां पर given data लिखने जाऊं तो mass of solute, अब solute का मैं वो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, बहुत यहां पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको लिखना है, बस वो चीज ध्यान रखना। आप यहां पर फॉर्मूला लिखिएगा, 10 ग्राम्स उसका दिया है और मास ऑफ वाटर यहां पर 250 ग्राम्स दिया है, ठीक है। यहां तक डेटा आप बड़ी आराम से निकाल लोगे। फिर उसके आगे देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें दी हुई है। आपको दिया हुआ है Ka मतलब ओहो क्लास 11th के इक्विलिब्रियम में घुस गया। तो देखो ये है सबसे बढ़िया नोटिस इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको करना है। दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड विच इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3। क्लियर? अब Kf की वैल्यू वो तो चाहिए ही हमको। दिस इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो ये होता है 1.86 केल्विन kg पर मोल। हमें डेल्टा TF ढूंढना है, करेक्ट है। तो बच्चा बोलते हैं सर ये तो इजी क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है इसमें सर? हमें पता है ना डेल्टा TF जो होता है दैट इज Kf इंटू मोलैलिटी। हाँ इजी। मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए जो डेटा हमें चाहिए वो उसने दिया हुआ है। तो बच्चा बोलते हैं सर ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट उसने दिया था ये क्या पांगड़ा पाने के लिए दिया हुआ था? नहीं यार, उसका काम है। अब ध्यान दो, यहां पर बहुत बड़ी गलती जो आप यहां पर करने वाले हो वो ये है कि आप यहां पर आई का फैक्टर लेना भूल जाओगे। अब बच्चा बोलते सर यही तो समझ नहीं आता कि आई फैक्टर लेना कब है और लेना कब नहीं है। तो देखो आपको पाजी यहां पर देने जा रहा है आई फैक्टर कब लेना है और कब नहीं, राइट। बस इतनी सी चीज में आप बच्चे परेशान थे तो पाजी आपके लिए लेके आ गया सॉल्यूशन है। अब देखो यहां पर सबसे पहले आपको यह चीज समझनी है, जब भी कंपाउंड आयोनिक रहे, आयोनिक मतलब कि अगर एक मेटल एक नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है तो उस केस में ये भाई साहब डिसोसिएट होंगे, करेक्ट है। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिक एसिड माने कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे यहां पर देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, किस में डाला गया? पानी में। कोई भी ऑर्गेनिक एसिड अगर वाटर में डाल दिया जाए तो भी ये डिसोसिएट होगा। अब ध्यान देना, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिस होता है, ये डिसोसिएट होके क्या बनाएगा? RCOO- प्लस H प्लस, ठीक है। सो यहां पर N की वैल्यू 2 हो जाएगी।
दो पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा है। अब वो I और N सेम कब होते हैं? जब आपका अल्फा 100% होता है। अल्फा 100% कभी भी ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए अल्फा 100% नहीं होगा, वो वीक एसिड्स हैं, दे विल डिसोसिएट पार्शियली। इसीलिए देखो मैंने यहां पर लिखते हुए भी फ्लो में भी रिवर्सिबल का सिंबल बनाया था, क्योंकि ये क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे। सो अगर कंपाउंड आयोनिक है या कोई ऑर्गेनिक एसिड पानी में है, सो दिस विल बी द केस ऑफ डिसोसिएशन। और अगर आपके सल्यूट पार्टिकल में डिसोसिएशन हो रहा है तो मतलब आपको आई फैक्टर के बारे में सोचना है। इज दैट ओके? क्लियर है? ऐसे ही अगर आपका कोई भी ऑर्गेनिक एसिड बने अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको अगर बेंजीन या फिर कार्बन डाइसल्फाइड में डाला जाए तो माय डियर फ्रेंड, इन दैट केस दिस इज गोइंग टू एसोसिएट। हाँ भैया, पाजी लाया है आपके लिए सॉल्यूशन। किस चीज का? आई कब लेना है और कब नहीं। तो अगर आपका सल्यूट पार्टिकल इन कैटेगरीज को बिलोंग करता है तो फिर आपको डिसोसिएशन और एसोसिएशन का केस देखना है और उसके अंदर आपको आई लेना है। इसके अलावा आई के बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओए आई बात समझ में? अल्लाह तेरी तो है, इजी है ना? हाँ, पाजी विल मेक थिंग्स इजी फॉर यू यार। तो बस इस चीज को अच्छे से और बढ़िया से समझ लो और लिख लो। ठीक है? डन है? क्लियर है? वीडियो को यहां पॉज करना है और लिख लेना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? तो हमें दिख रहा है कि यहां पर एसिड है। एसिड कौन सा है भैया? CH3, CH2 और इसके ऊपर CH, यहां पर Cl, COOH। ठीक है? ये चीज डिसोसिएट होगी, पानी में डाली है। सो CH3, CH2, CH, Cl, COO माइनस प्लस H प्लस। तो आपको यहां पर मिल गया N का वैल्यू इज 2। अब I और N कब सेम होता है? जब अल्फा 100% होता है, बट यहां अल्फा 100% नहीं है। तो आपको यहां पर क्या करना है? आपको यहां पर देखना है कि एट टाइम t इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे ये एग्जामिनर को दिखाना है आपको कि ये C माइनस C अल्फा होगा, ये C अल्फा हो जाएगा, जिसमें से आप K का एक्सप्रेशन ले लोगे C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये उसको दिखाओ एग्जामिनर को। ठीक है? ये Ka है, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ K बाय C। ये निकलेगा आपका अल्फा। ठीक है? तो इक्वेशन बनाया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट लिखा। देखो ये गलतियां हैं जो आप करने वाले हो क्वेश्चन में। ये आप दिखाए बिना डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, एग्जामिनर कोई मार्क्स नहीं देगा। फिर यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू रूट K बाय C। अब K आपको दिया हुआ है और C आप निकाल सकते हो, मोलैलिटी निकालनी है ना, तो कंसेंट्रेशन ही तो है, वो आप निकाल सकते हो। अल्फा निकल जाएगा। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। ठीक है? फिर स्टेप नंबर 2, इस क्वेश्चन में आप लोगे अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, जिसमें अल्फा आपको स्टेप 1 में मिल गया बेटा। N की वैल्यू यहां दे दी है पाजी ने आपको, N डालो, अल्फा डालो, I की वैल्यू आएगी। सो स्टेप नंबर 2 में I का वैल्यू निकलेगा। और ये I का वैल्यू स्टेप 3, ये I का वैल्यू आप यूज करोगे इनटू दिस फॉर्मूला दैट इज KF इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी आप निकाल चुके हो, KF जो है वो बेसिकली दिया हुआ है और I आपने इस 2 स्टेप का यूज करके निकाल लिया, राइट? उसमें से आपको डेल्टा TF मिल जाएगा। कहानी खत्म। है ना मजेदार क्वेश्चन? और हैशटैग B26 पाजी ने लगवाया है, 3 मार्क का होगा। 3 स्टेप है, आपको दिख रहा है 3 मार्क, एकदम कैश मार्क दिए पाजी ने। गलती क्या करोगे? आई लेना भूल जाओगे। सो हैशटैग PG मतलब पाजी गलती। हाँ, तो हैशटैग पाजी गलती जो है वो आपको मार्क करवा रहा है कि आई लेना मत भूलना, और आई कब लेना है कब नहीं लेना है वो पाजी ने आपको बता दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, अगेन हैशटैग B26 क्वेश्चन। पिछले 5 साल के पेपर्स उठाओ, आपको दिखेगा कि पिछले 5 साल के पेपर्स में दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है? और ये पिछले क्वेश्चन का रिवर्स है। चलो डेटा निकालते हैं। 19.5 ग्राम्स ऑफ सल्यूट दिया है, सो मास ऑफ सल्यूट दे दिया है 19.5 ग्राम्स दे दिया।
डिजोल्व इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर, सो मास ऑफ वाटर दे दिया, दैट इज नथिंग बट 500 ग्राम्स। अब अगर आप नोटिस करो यहीं पे, क्या ये एसिड था, ऑर्गेनिक एसिड, पानी में गया है, तो ये केस ऑफ क्या होगा, कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं। भैया नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं चल रही है, इंटरेक्शन करो कि यहां पर क्या होगा कि ऑर्गेनिक एसिड को कहां डाला, पानी में डाला, तो दिस इज द केस ऑफ डैश और डैश, एसोसिएशन की डिसोसिएशन, वो आपको बताना है, ठीक है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व कर लिया गया है, पिछले क्वेश्चन में हमें ये ढूंढना था, यहां पर कर लिया गया है। कैलकुलेट द वैन हॉफ फैक्टर, आई ढूंढना है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए ढूंढना है। ले, कहानी समझ में आ गई। चलो देखो, अब हमें ढूंढना क्या क्या है वो यहां पर हमने लिख लिया, और वैन हॉफ फैक्टर मुझे ढूंढना। सो सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला लगाया, स्टेप 1, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, निकलेगा बच्चा। अब इसमें देखो, डेल्टा टी एफ दिया है, के एफ दिया है, एम दिया है। अच्छा, के एफ यहां पर नहीं दिया है, वो पिछले क्वेश्चन में से आप वाटर का के एफ ले सकते हैं 1.86, ठीक है। अब दिया ही होगा, डोंट वरी, बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा दिया होगा। मोलैलिटी आप ढूंढ सकते हो, आपके पास यहां पर डेटा है, मोलर मास आप निकाल सकते हो, मोलैलिटी निकल जाएगा, इसमें से आई का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। दैट्स योर स्टेप नंबर 1। हाँ, पाजी सॉल्व नहीं करवा रहे, आपको पता है भाई, क्वेश्चन की सीरीज एनसीईआरटी हिट लिस्ट है। अब हिट लिस्ट भी अगर मैं करवाने लग गया तो फिर आप क्या करोगे भाई, ये करना आपको है, और डाउट्स हमारे कमेंट बॉक्स में डालने हैं। पाजी आपके वो डाउट्स एंटरटेन करेगा और बहुत मजे से उन पर्टिकुलर डाउट्स के ऊपर एक वीडियो बना देगा, ठीक है। सो सेकंड, पहला सेकंड में मैंने अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन लिया। अब बच्चा बोलेगा सर आई तो हमने ऊपर से ढूंढ लिया, ठीक है सर, एन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो भैया, यहां पर रिएक्शन बना लो ना, ये CH2FCOOH दिया है, इसको अगर डिसोसिएट करोगे तो CH2FCOO माइनस प्लस H प्लस होगा। अरे होगा, तो कहानी खत्म हो गई। देखो बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है, बट 3 मार्क में, कैश 3 मार्क देगा आपको। अब ये 2 हो गया, n की वैल्यू 2 आ गई, सो ये 2 मिल गया, अल्फा निकल जाएगा। सो अल्फा निकल गया। अब स्टेप नंबर 3, वापस गलती क्या करोगे आप, रिएक्शन दिखाए बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आपको ये रिएक्शन दिखाना है, T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे C माइनस सी अल्फा, और उसमें से Ka इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा, नहीं Ka ही तो ढूंढना है, हाँ Ka ही ढूंढना है। तो पहले ये दिखाओगे स्टेप 3 में, सो आई स्टार्ट स्टेप 3 फ्रॉम हियर, और फिर उसके बाद आप उसको बताओगे कि देखो Ka C मैंने वहां से ढूंढ लिया, और अल्फा मैंने स्टेप नंबर 2 में ढूंढा है। उस अल्फा को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, C से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का नेचर समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर उसने डेल्टा टीएफ दिया था और डिसोसिएशन कांस्टेंट ढूंढना था। यहां पर उसने डेल्टा टीएफ दिया हुआ है और उसमें से आई ढूंढ के, अल्फा ढूंढ के डिसोसिएशन कांस्टेंट ढूंढना है। इज दैट क्लियर? वहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ था और रिवर्स में जाके डेल्टा टीएफ ढूंढना था। परफेक्ट है, उसमें आई वैल्यू कंसीडर करनी है। चलो तो पॉज करके यहां पर वीडियो को नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ये है 1.32 1.33। हाँ बिल्कुल, सॉल्यूशंस की कॉपी हम अपनी वेबसाइट pajikiKaksha.com पे डाल देने वाले हैं। आप वहां पर जाके बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चल नेक्स्ट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन। अब ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्यों है ये क्वेश्चन ब्यूटीफुल? क्वेश्चन पढ़ते वक्त गलतियां देखो। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज दिस, ठीक है। सो हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH दे दिया 4.27 इंटू 10 to the power 5 mm ऑफ Hg, ये KH दिया। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन अंडर द प्रेशर, प्रेशर दिया है 760 mm ऑफ Hg। देखो कितना अच्छा बंदा है ये, है इसने प्रेशर भी mm ऑफ Hg में दिया और KH की वैल्यू भी mm ऑफ Hg में दी है। अरे भाई मैं पेपर बना रहा होता तो गलती पता है क्या करता मैं यहां पर, मैं दोनों के यूनिट्स नहीं देखता। बस ये गलती आपको नहीं करनी है, पाजी ने कर दी ना ये गलती,
आपको यूनिट्स ध्यान रखने हैं। दोनों mm ऑफ एचजी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पास्कल में दिया है, दूसरा mm ऑफ एचजी में दिया है, तो कन्वर्जन फैक्टर लगा लेना है। वो हमने आपको वन शॉट सीरीज के अंदर दिए हुए हैं, आप जाके उसको देख सकते हो। क्लियर? अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, सिंपल हो गया। ये क्वेश्चन इसीलिए लेके आया था कि यूनिट्स का ध्यान रखें। पी ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब बच्चा बोलते हैं सर एक मिनट, हमें तो पूछा क्या है? सॉल्युबिलिटी पूछा है। अरे भाई, मोल फ्रैक्शन इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी ना, और हमें जो KH है वो मोलालिटी के टर्म्स में ही दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। सो सॉल्युबिलिटी ओवर हियर विल बी इक्वल टू P ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय KH। कहानी खत्म, पैसा हजम। चलो हो गया, क्लियर? डालो बस वैल्यूज और आंसर निकालो, और दोनों mm ऑफ एचजी में ही है, तो बल्ले बल्ले होगी, यहां पर कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.38, बेंजीन एंड टॉलुइन फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। मैंने आपको बोला था अभी प्रीवियस क्वेश्चन जहां ए और बी के टर्म्स में जनरल दिया था, मैंने बोला था बेंजीन टॉलुइन वाला एक क्वेश्चन आएगा ना, आ गया वो क्वेश्चन। यहां पर पाजी आपको कुछ नहीं बताएगा, ये हमने ए और बी वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। आप वो क्वेश्चन को जाके देख सकते हो और इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को वहां से निकाल सकते हो। देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज दिया, इफ 80 grams of benzene is mixed with 100 grams of toluene, तो मोल फ्रैक्शंस निकल जाएंगे, उसमें से PS निकलेगा, P टोटल, और वेपर प्रेशर Y ऑफ बेंजीन is P naught benzene into mole fraction of benzene in the liquid phase divided by P total। वो लगा के आप ये आंसर ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट 1.39, the air is a mixture of number of gases। अब यहां पर गलती क्या होने वाली है, देखो, the major components are oxygen and nitrogen, approximate proportion दिया हुआ है, तो आप गिवन डेटा के अंदर अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन लिखेंगे। सो O2 अपने को 20% दिया हुआ है, और N2 अपने को 79% दिया हुआ है, ठीक है। द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। अब देखो यहां पर गलती, ये प्रेशर ऑफ एयर है, 10 atm दिया है, ओके। इफ द हेनरीज लॉ कांस्टेंट्स, तो दोनों के हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे दिए। KH ऑफ O2 दिया है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 7, ये पावर है, ये यहां पर टाइपो है, ये पावर है, ठीक है। यहां पर भी टाइपो एरर है, ये पावर है, ओके। एंड KH ऑफ ये O2 का हो गया, ये N2 का दिया है, कितना दिया है भैया? 6.51 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है। ये यहां पर N2 का दिया। अब जरा आप नोटिस करो, बच्चा बोलेगा सर कितना ही तो सिंपल है ये क्वेश्चन, कितना ही तो सिंपल है, हमें ढूंढना क्या है? हमें तो कॉम्पोजिशन ढूंढना है। मैंने बोला ढूंढ, चल बता। तो देखो पाजी गलती, हाँ, #PG यही होने वाला है। देखो बच्चा बोलेगा सर देखो, P ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मैं बोलूंगा वाह वाह चुमेश्वरी परफॉर्मेंस, ये तो जोरदार फॉर्मूला तो तेरे को आता है, अब क्या करना है? तो देखो, अब बच्चा बोलेगा सर देखो सिंपल है ना, अपने को ये फ्रैक्शन दिया है 20%, देखो ये 20% दिया है, तो सर हम यहां पर O2 का फ्रैक्शन हम अपने को दिया है 20%, सर हम यहां पर एयर का प्रेशर 10 atm रख देंगे, और KH ना सॉरी कॉम्पोजिशन तो ढूंढना था, 20% तो अपने को एयर में दिया है, आई एम सो सॉरी, तो हमें ये लिक्विड के अंदर ढूंढना है ना, दिस इज लिक्विड मोल फ्रैक्शन ना, तो सर ये हमें ढूंढना है। KH का वैल्यू सर हमें दिया हुआ है, बहुत सिंपल, और P दिया है सर 10 इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। मैं बोलूंगा वाह 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 क्या काम किया है। हाँ भाई, लिखा है ऊपर #पाजी, क्या गलती करने वाले हो आप लोग? अरे भाई, ये प्रेशर किसका प्रेशर होता है? ये उस गैस का प्रेशर है जिसका कंपोजिशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, बट यहां पर तो टोटल प्रेशर है ना ये। हाँ, तो आपको ये नहीं करना है। हाँ, क्या करना है फिर आपको? अरे भाई, आपको प्रेशर ऑफ O2 ढूंढना है पहले। कैसे? P टोटल इंटू फ्रैक्शन ऑफ O2 इन द एयर। अल्ले, कहानी खत्म। हाँ देखो, तो आपको 10 इंटू 20/100 करना था, 20% of this 10 ना, and similarly P of N2 that is 10 into 79/100। ये प्रेशर्स जो आएंगे
उनको यहां रखना है फॉर P of O2 एंड P of N2 एंड देन फाइनली फाइंड द आंसर। भाई यही इंपॉर्टेंट है, हैशटैग पाजी गलती। ये पूरी सीरीज में हम यही नोट करवाएंगे आपको कि आप कौन सा डेटा मिस कर जाओगे, कौन से यूनिट्स मिसप्लेस हो जाएंगे, और वाइल सॉल्विंग आप कौन सी वैल्यू को गलत रख दोगे ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन कैसा था, इफ यू विल रेट दिस क्वेश्चन ऑन द डिफिकल्टी चार्ट ऑफ 1 to 10, 10 being most difficult, 1 being easiest, I would rate this question around 5 or 6 max, ठीक है। बट क्यों एग्जामिनर ये बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसके लिए ये डिफिकल्टी लेवल 9 है। क्यों? क्योंकि बच्चा ये गलती करने वाला है, वो उसको पता है। तो भैया नोट डाउन कर लो और बढ़िया से लिख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 1.41 देखो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। ओ बच्चों के कान खड़े हो गए कि सर ये तो मेटल और नॉन मेटल हो गया। हाँ, CaCl2 है ना, तो मेटल और नॉन मेटल हो गया। ये चीज तो डिवाइड होगी, Ca+2Cl-, पाजी बता चुके हैं। और अगर ये डिवाइड होगी तो केस ऑफ डिसोसिएशन, मतलब यहां पर I का फैक्टर लगेगा सर। हाँ, और देखो दिया है उसने I = 2.47। अब ध्यान देना, क्या मेरा N का वैल्यू 3 है? हाँ बिल्कुल है। क्या मेरा I का वैल्यू 2.47 दिया है? बिल्कुल दिया हुआ है। तो सर यहां पर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है। अगर ये इक्वल होते तो ये कंप्लीट डिसोसिएट कर रहा है, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। परफेक्ट है। चलो अब यहां पर डेटा देखते हैं। डिसॉल्व्ड इन 2.5, डिटरमाइन द अमाउंट, हमें ये अमाउंट ऑफ CaCl2 ढूंढना है। डिसॉल्व्ड इन 2.5 लीटर्स, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। आहा, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन आ गया भैया। 0.75 ATM। भैया एनसीईआरटी के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है इस चैप्टर में। हर एक टाइप का, हर एक क्वालिटी का क्वेश्चन भाई साहब एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है। अब अगर आप इस एनसीईआरटी को पूछते नहीं है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। और पाजी कहता है तो भाई आपको समझना पड़ेगा। पाजी ने बोला मतलब एनसीईआरटी करने का तो करने का, और हर एक क्वेश्चन को कंसेप्चुअली सॉल्व करने का, तो ही उस एनसीईआरटी को करने का फायदा है। अब देखो पाई का वैल्यू क्या होता है, C into R into T, वेयर C is what? C is N/V होता है ना, C is N/V, मोलैरिटी होता है। अब ध्यान यहां रखना है कि आपको यहां पर I का फैक्टर लेना है। ओके, अब पाई इज इक्वल टू I इंटू W बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू R इंटू T। क्लियर? अब ये आ गया आपके पास मोलर मास। CaCl2 का मोलर मास ढूंढ सकते हैं। कैल्शियम इज 40, क्लोरीन इज 35.5, तो ये 111 ग्राम्स हो जाएगा। सो दिस इज 111 ग्राम्स। वॉल्यूम दिया है 2.5। R की वैल्यू, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सर, R की वैल्यू क्या लेंगे? तो देखो ना, पाई आपको ATM में दिया है, तो R की वैल्यू आपको यहां पर लेनी पड़ेगी 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। ये है यहां पर दूसरी गलती, जो आप R की वैल्यू को ध्यान नहीं रखोगे। अब देखो यहां पर बच्चा 8.314 ले लेता है, गलत हो गया ना। 8.314 की वैल्यू कब आती है R की? जब वो पास्कल में होता है ना, तो ये पास्कल में नहीं है, यहां पर ATM है, तो ये 0.0821, इसको 1/12 लेके सॉल्व करो। जिन बोर्ड्स के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है उनके लिए पाजी कैलकुलेशन भी इजी कर रहा है। आप इसको 1/12 लेके चलो, और T का वैल्यू अपने को दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये 300 हो जाएगा। देखो कितना आसान कर दिया मैंने आपके लिए। 2.47 इंटू मास मुझे ढूंढना है, R की वैल्यू 1/12 ले ली, यहां पर 300 केल्विन होगा, उसको 10⁻², और डिवाइडेड बाय मोलर मास 111 ग्राम्स। देखो ये 3 1 3 4 12 हो गया। आया बच्चा? यहां से पॉइंट हटाया, 100 नीचे गया, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। और 4 और 20 247 को आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर लो, और फिर 111 ग्राम, और उसको यहां पर 7.75 दिया ना। आपको यहां पर W ढूंढना है। स्टेप समझ में आया? इजी, आसान। नोट डाउन कर लिया? वीडियो को पॉज करके यहां पर नोट डाउन कर लो, ठीक है। चल आगे बढ़े। हाँ 1.414, हाँ 42 है भैया, वो टाइपो एरर है, प्लीज उसको करेक्ट कर लेना।
डिटरमाइन दी ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा रिवर्स कर दिया। डिटरमाइन दी ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब मेरे को अब फाइंड करना है पाई ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय K2SO4। सर आपकी ट्रिक तो कमाल ही कर देता सर जी तुसी। हाँ ये 2K प्लस SO4 2 माइनस, हाँ N की वैल्यू 2 + 1 3, और देखो दिया है अज्यूमिंग कंप्लीटली डिसोसिएटेड, तो क्लियर है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू I। देखो ना मेटल नॉन मेटल आपस में जुड़ा है, डिसोसिएट होना ही होना है यार, पानी में गया मतलब काम तमाम है उसका है। चल गिवन कैसे करेंगे, गिवन में क्या है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम। ये खेल कर दिया, ये हुआ ना एग्जामिनर वाला दिमाग। 25 मिलीग्राम, अरे ग्राम में कन्वर्ट करो भैया इसको पहले। फिर वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर्स और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है इसमें, 298 कैलोरी। अब देखो पाई इक्वल्स टू I इंटू C इंटू R इंटू T, जहां पर C का वैल्यू इज गिवन मास बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम है बच्चा। बस यही है कहानी। I आपके पास है, W है, W का यूनिट ध्यान रखना है, हैशटैग PG, यहां पर आपका पाजी गलती। दूसरा #PG, I का वैल्यू लेना भूल जाओगे भाई, मेटल नॉन मेटल दिखा डिसोसिएट करो, ठीक है। मोलर मास आप ढूंढ लोगे, वॉल्यूम है R1/12 लेना है, और T इज 298 डालोगे, यहां पर आपका पाई का आंसर आएगा जो कि ATM में आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। एंड आई थिंक दैट शुड बी ऑल विद अवर क्वेश्चंस। परफेक्ट है। तो भाई देखा आप लोगों ने इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोगों ने कितनी आसानी से आपको एनसीईआरटी करवा भी दी, और वो गलतियां और मिस्टेक्स एनसीईआरटी हिट लिस्ट वाले क्वेश्चंस के अंदर जो मैक्सिमम टाइम्स बोर्ड्स में पूछे जाते हैं उनको हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अब ये सॉल्यूशंस चैप्टर 1 शॉट देखने के बाद, फॉर्मूला शीट बनाने के बाद, एनसीईआरटी की पाजी की सीरीज को देख लिया तो भैया लाइफ जिंगालाला हो जानी है। अरे है कि नहीं? तो बस लगे रहो इसी तरीके से, प्यार और मोहब्बत हमें देते रहिए। हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में और मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 की एनसीईआरटी हिट लिस्ट और कॉमन मिस्टेक्स के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।